आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या है, अब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल वाले चैप्टर को। सेल साइकिल सेल साइकिल में हमने माइटोसिस पढ़ लिया था। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को हमने पढ़ लिया था। अब इस समसूत्री विभाजन में एक टॉपिक रह गया था, जिसमें समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या है सम, यानी समान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। यानी 46 गुणसूत्र पेरेंटल कोशिका में है, तो संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र ही होंगे। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है ये समान रहती थी। पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता था, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता था। लेकिन यदि कोई एक कोशिका जो है, इसमें केंद्रक का विभाजन तो हो गया, केंद्रक का विभाजन तो हो, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो तो, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होती है, बहुकेंद्रकीय अवस्था बन जाती है। यानी एक सेल में एक से अधिक केंद्रक हो जाते हैं, इसे बहुकेंद्रकीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहुकेंद्रकीय अवस्था कहते हैं। बहुकेंद्रकीय अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे ही सिनोसाइटिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकीय अवस्था को सिनोसाइटिक है, सिनोसाइटिक भी कहते हैं। सिनोसाइटिक कहते हैं। कहाँ पर देखने को मिलती है? भ्रूण कोश में देखने को मिलती है। भ्रूण कोश में देखने को मिलती है। भ्रूण कोश में देखने को मिलती है। भ्रूण कोश का उदाहरण क्या है? नारियल का पानी, जैसे नारियल का पानी, नारियल का पानी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए जी। टॉपिक अपना कल रह गया था समसूत्री विभाजन में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन को। आज हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? समसूत्री विभाजन है जी काय कोशिकाओं में होता था, तो अर्धसूत्री विभाजन है जी कहाँ होगा? जनन कोशिकाओं में होता है। ये कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में होता है। युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। चाहे पेड़ पौधों में हो, चाहे जंतु में हो। जैसे जंतु में जब स्पर्म बनते हैं या ओवम बनते हैं, तो उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब पेड़ पौधों में मेल गेमेट या फीमेल गेमेट का निर्माण होता है, तो उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या था? उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, आधी हो जाती है। जैसे 2n था, तो ये कितनी हो? n हो जाएगा, आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है
ये आधी हो जाती है। इसके बाद उसमें का एक विभाजन से, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं होती थी, लेकिन इसमें एक विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। पहले एन बनेंगी, इसे कहते हैं अर्धसूत्री प्रथम, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट। फिर इसमें विभाजन होगा, इसे कहते हैं मियोसिस सेकंड। इसमें 4 युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट को। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि नर युग्मक में तो एक मियोसिस से, नर युग्मक में तो एक मियोसिस से 4 युग्मक बनेंगे। कितने? 4 युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। लेकिन मादा में एक मियोसिस से केवल एक ही युग्मक बनेगा, एक युग्मक का निर्माण होगा। मादा में एक मियोसिस से केवल एक युग्मक बनेगा, 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी वही जीवित बचेगा। तो मादा में एक मियोसिस से एक युग्मक बनेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि 100 स्पर्म, एक मियोसिस में 100 स्पर्म का निर्माण करवाना है, तो कितनी? 100 स्पर्म का निर्माण कराना है, तो कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? तो नर स्पर्म किसके होते हैं? नर के। तो नर में तो कितने बनते हैं? एक मियोसिस में 4 युग्मक बनते हैं। तो 100 का चौथा भाग कितना हो जाएगा? 25 मियोसिस। इसमें 25 मियोसिस की आवश्यकता होती है, यानी n/4 नर में। तो यदि 100 ओवम का निर्माण करना है, 100 अंडाणु बनाना है मादा में, तो कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 100 ही मियोसिस की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि 100 स्पर्म का निर्माण करवाना है तो 25 मियोसिस की जरूरत होगी, क्योंकि नर में एक मियोसिस से 4 युग्मक का निर्माण होता है। और 100 ओवम बनाना है मादा में, तो इसके लिए 100 मियोसिस करवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन अपन देखेंगे कि 400 भ्रूण बनाना है। चलिए इधर कर रहे हैं। 400 भ्रूण का निर्माण के लिए कितने मियोसिस चाहिए? चार सौ भ्रूण का निर्माण करना है, तो भ्रूण कैसे बनेगा? 400 नर युग्मक होंगे और 400 मादा युग्मक। 400 मादा युग्मक, 400 नर युग्मक कब बनेंगे? कितने मियोसिस की जरूरत है 400 नर युग्मक को बनाने में? n/4 यानी 100 मियोसिस। इसके तो 100 मियोसिस के कारण 400 नर युग्मक बन जाएंगे, 100 मियोसिस। और इसमें 400 ही मियोसिस करवाना पड़ेगा। इसके लिए 400 मियोसिस की आवश्यकता है, तो 400 और 100 500 मियोसिस। तो 400 भ्रूण का निर्माण करने के लिए हमें कितने मियोसिस की आवश्यकता है? हमें 500 मियोसिस की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट को और इसकी आवश्यकता है।
इतना नोट कर लीजिए। देखेंगे मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट। इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसे फर्स्ट बोलते, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और चौथी है टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रोफेज फर्स्ट में भी आगे 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? सबसे लंबी स्टेज कौन है इसकी? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कौन आएंगी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस। ठीक है दोस्तों, प्रोफेज फर्स्ट में कौन कौन सी अवस्था हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, ट्रिक है जी स्टेज को याद करने की। लाला जरा पानी दे दो, लाला जरा पानी दे दो। लाला से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकाइटीन, दे से डिप्लोटीन और दो से डाइकाइनेसिस। लाला जरा पानी दे दो, ये ट्रिक है जी, हमने भी सीखी थी पहले, वही ट्रिक हम बता रहे। लाला जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब एक एक करके इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेप्टोटीन को। लेप्टोटीन में क्या होता है? इसमें क्रोमेटिन के रेशे हैं, क्रोमेटिन के रेशे संघनित होकर गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन की रेशे संघनित होकर गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। क्रोमेटिन की रेशे हैं, ये संघनित होकर गुणसूत्र बनना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरी स्टेज कौन है? जाइगोटीन। जाइगोटीन इसमें क्या होगा? जाइगोटीन में है समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा। जाइगोटीन यानी समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा, गुणसूत्र आपस में जुड़ेंगे। इसमें है समजात गुणसूत्रों का युग्मन, समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा। जाइगोटीन में है समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा। कैसे?
एक गुणसूत्र जे है, एक गुणसूत्र जे है, ऐसे कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23। आयतसूत्री विभाजन में मेन चीज यही है, उसमें समसूत्री में जोड़ा नहीं बनता था, गुणसूत्रों का जोड़ा नहीं बनता था, लेकिन आयतसूत्री में समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा। तो एक गुणसूत्र जे है, एक गुणसूत्र जे है, ऐसे 23 जोड़े गुणसूत्र का युग्मन होगा। जे आपस में क्या है? जे क्रोमेटिन है, जे हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जे हैं आपस में नॉन सिस्टर। ठीक है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा, इसे साइनेप्सिस भी कहते हैं, इसे सिनेप्सिस। समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों, और एक इसकी भुजा और एक इसकी, ये क्या है? नॉन सिस्टर हैं। ठीक है। आपस में ये इधर पर एक जब जुड़ते हैं तो एक इधर पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, इसे क्या कहते हैं? इधर एक पदार्थ पाया जाता है चिपचिपा, इसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल संकुल। सिनेप्टोनीमल संकुल। सिनेप्टोनीमल संकुल होता है जो आपस में दोनों को जोड़कर रखता है, और बाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण हो जाता है। बाइवेलेंट और टेट्राड। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आगे पैगाइटिन में देखेंगे, लेकिन प्रारंभ इसका निर्माण है बाइवेलेंट, यानी दो समजात गुणसूत्र। इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं समजात गुणसूत्र। दो समजात गुणसूत्र। और टेट्राड में होते हैं 4 क्रोमेटिन, जैसे एक क्रोमेटिन, 2, 3, 4, 4 क्या होते हैं? क्रोमेटिन, 4 क्रोमेटिन। ठीक है दोस्तों, जाइगोटीन। अब इसके बाद पढ़ेंगे पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है? बाइवेलेंट और टेट्राड है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद है पैकाइटिन। चलिए, जाइगोट में क्या होगा? समजात गुणसूत्रों का निर्माण। अब आगे है पैकाइटिन। पैकाइटिन, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या होगा? समजात गुणसूत्र हैं, जीन विनिमय होगा, क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग होगा, क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य। इधर लिखिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। इसमें जीन विनिमय होगा, डीएनए का आदान प्रदान होगा। जीन विनिमय, इसे ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, या जीन विनिमय है, या पुनर्योजन भी कहते हैं। पुनर्योजन, यह एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। पुनर्योजन किसके द्वारा होता है? ये एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है।
एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। कौन सा एंजाइम है वह? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा क्या होती है? जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा जीन विनिमय होता है। और आनुवांशिक विविधता में पैकाइटिन अवस्था, आनुवांशिक विविधता है ये कौन सी अवस्था में वो आती है? पैकाइटिन अवस्था में। विविधता, वेरिएशन, वेरिएशन है विविधता पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिलती है, पैकाइटिन में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यह है वो लेप्टोटीन और जाइगोटीन से इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेप्टोटीन और लेप्टोटीन और जाइगोटीन से लंबी अवस्था है यह, लंबी अवस्था है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे डिप्लोटीन। चौथी स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? पैकाइटिन में है समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होगा, डीएनए का आदान प्रदान। इसमें इधर एक्स आकार की संरचना बनेगी, यहाँ पर जीन विनिमय होता है क्रॉसिंग ओवर, इसे क्याजमीटा कहते हैं, क्याजमीटा कहते हैं। तो डिप्लोटीन में क्या होता है? क्याजमीटा का निर्माण है, क्याजमीटा का निर्माण होता है। और बीच में जो सिनेप्टोनीमल संकुल होता था इसका धीरे धीरे विघटन होगा। सिनेप्टोनीमल संकुल कॉम्प्लेक्स है जो डिसअपियर होगी, इसका विघटन होगा। सिनेप्टोनीमल संकुल है, इसका विघटन होगा धीरे धीरे और क्याजमीटा का निर्माण हो जाता है। सिरे पर क्याजमीटा का निर्माण हो जाता है डिप्लोटीन अवस्था में। फिर डिप्लोटीन और फिर कौन सी अवस्था होती है? डाइकाइनेसिस है, पांचवी है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा? डाइकाइनेसिस, इसमें होगा उपांति भवन, उपांति भवन, क्याजमीटा का उपांति भवन इसमें होता है। क्याजमीटा क्याजमीटा का उपांति भवन, उपांति भवन, ये दोनों सिरों पर अलग अलग सिरों पर जाने लगते हैं। क्याजमीटा हैं ये दोनों अलग अलग सिरों पर जाने लगते हैं। और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी का ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? विलुप्त होने लगते हैं। डाइकाइनेसिस की अवस्था तक आती आती केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर, गोल्जिकाय विलुप्त होने लगते हैं। इसे अब हम सभी अवस्थाओं को एक हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहली कौन है? लेप्टोटीन,
लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होते हैं? लेप्टोटीन में क्रोमेटिन है जी गुणसूत्र, क्रोमेटिन के रेशे हैं जी गुणसूत्र में बदलने लगते हैं। क्रोमेटिन के रेशे किसमें बदलने लगते हैं? गुणसूत्र में। क्रोमेटिन के रेशे हैं जो गुणसूत्र में बदलने लगते हैं, किसमें? लेप्टोटीन में। और जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में होता है समजात गुणसूत्रों का निर्माण। समजात गुणसूत्र का निर्माण, चलो पूरा ही लिख रहे हैं। समजात गुणसूत्र का निर्माण होता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन। और इसमें क्या होता है? बाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण भी होता है। टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड का इसमें निर्माण होता है। पैकाइटीन में क्या होता है? जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। और इसमें क्या आती है? जितनी वेरिएशन है जी पैकाइटीन अवस्था में आती है, वेरिएशन। डिप्लोटीन में क्या होता है? कियाजमीटा का निर्माण, कियाजमीटा का निर्माण इसमें होता है। डिप्लोटीन में होता है जी कियाजमीटा का निर्माण होता है। और डाइकाइनेसिस में होता है उपांतिकरण, कियाजमीटा का उपांतिकरण। उपांति भवन। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक बार समझते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमेटिन के रेशे हैं जो गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। और बाइवेलेंट और टेट्राड बनने लगते हैं। और इसमें बाइवेलेंट और टेट्राड हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, किसमें? पैकाइटीन में। और क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, रिकॉम्बिनेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है और वेरिएशन आती है। डिप्लोटीन में क्या होता है? कियाजमीटा का निर्माण होता है। और डाइकाइनेसिस में है कियाजमीटा का उपांतिभवन होता है, यानी कियाजमीटा है जी अलग अलग सिरों पर जाकर अलग अलग सिरे पर पहुंच जाते हैं। और केंद्रिका, ईआर, गोल्जिका इनका धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसकी बात पढ़ेंगे अपन मेटाफेज फर्स्ट को। प्रोफेज हो गई, प्रोफेज की 5 अवस्थाएं जो बहुत मोस्ट हैं, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, इन्हीं 5 अवस्थाओं से। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार ऐसे वेन डायग्राम के माध्यम से, फिर आगे पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट। चलिए अब पढ़ेंगे मेटाफेज को। दूसरे पर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? समजात गुणसूत्र हैं जी मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र हैं जी मध्य पट्टिका पर। ये क्या है? तर्कु तंतु है।
परंतु समजात गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफिज फर्स्ट में क्या है, समजात गुणसूत्र है, ये मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब एनाफिज फर्स्ट पढ़ेंगे। एनाफिज फर्स्ट, इसमें एनाफिज फर्स्ट में क्या है, समजात गुणसूत्रों का क्या होगा, पृथक्करण होगा। तो एनाफिज फर्स्ट में है एनाफिज फर्स्ट में क्या होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा।